तो देखो, हम जब ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो वर्ड ऑसिलेशन है ना, इसका मतलब होता है टू एंड फ्रो। तो ऑसिलेटरी मोशन का भी मतलब ये होगा कि अगर कोई बॉडी इस तरह से मोशन प्रोवाइड करती है या इस तरह से मोशन कंटिन्यू करती है कि वो एक खास पॉइंट के आगे और पीछे, ऊपर या नीचे मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। इसके कई एग्जांपल्स हैं। आपके मोबाइल फोन की वाइब्रेशन है, एक पेंडुलम का मूव करना है, किसी स्प्रिंग का मूव करना है। ठीक है, कई एग्जांपल्स हो सकती है, कई एग्जांपल्स हो सकती है। लेकिन इस एक ऑसिलेटरी मोशन में या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स छुपी हुई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक पेंडुलम की बात करें, तो ये हमारे पास एक पेंडुलम है। ये एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से आपने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किया हुआ है, और उससे यहाँ पर हमने एक हैवी पॉइंट मास को सस्पेंड किया हुआ है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट या राइट किसी एक साइड पर डिस्प्लेस करता हूँ, और यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया मैंने, और यहाँ तक डिस्प्लेस करने के बाद अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ये थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखेगा, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, लेकिन मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे चला जाएगा, क्योंकि इनर्शिया मौजूद है। यानी जब मैंने इसको इस पॉइंट पर रिलीज किया, तो बजाय इस पॉइंट पर रुकने के ये आगे मूव करेगा, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखेगा, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन यानी इस पोजीशन पर वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से और आगे जाएगा, और जैसे जैसे आगे जाता रहेगा, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक खास पॉइंट पर आकर दोबारा ये रुक जाएगा, और अब दोबारा वापस आएगा। यानी ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके टू एंड फ्रो ये बॉडी या पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है या स्विंग कर रहा है। इसको हम स्विंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक खास पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। और भी कई चीजें। अब इस वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे नंबर वन, ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ए और बी, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यानी ये पेंडुलम इससे आगे नहीं जा सकता, ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। बाय कन्वेंशन ही अगर आपके पास ओरिजिन है, तो राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो हम ए को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और बी को कंसिडर करेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ तक बात क्लियर है सब? और ये जो सेंटर में हमारे पास पेंडुलम है, ये कहलाएगा मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंडुलम है, ये एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इस एक मीन पोजीशन के ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीजें जो हमें समझनी है। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। देखो, जो वर्ड पीरियड है ना, पीरियोडिक, ये टाइम से आया है, एक खास ड्यूरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेंडुलम को पॉइंट ए से रिलीज करता हूँ, ये मीन पोजीशन पे पहुंचता है, मीन पोजीशन से बी पे पहुंचता है, बी से दोबारा वापस आता है, फिर मीन पोजीशन पर, और फिर दोबारा ए पे आता है। ये कहलाती है वन वाइब्रेशन। ये कहलाती है वाइब्रेशन, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, जहां से चलना शुरू किया था वहीं वापस आ गए, तो ये कहलाता है वन वाइब्रेशन। जैसे अगर हम अर्थ की एग्जांपल लें, तो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द, सन के अराउंड जो अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो हम कहते हैं रोटेशन। तो रोटेटरी मोशन में एक साइकिल का मतलब है वन रोटेशन, और वाइब्रेटरी सर मोशन। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। यार आज तो बहुत, चलो देखते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन में एक साइकिल का मतलब होता है वन वाइब्रेशन। ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ की एग्जांपल लें, तो अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द पूरे एक साल में चक्कर लगाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा हो या एक साल से कम। तो इसी वजह से जो अर्थ की सराउंडिंग, जो अर्थ का एक पूरा चक्कर है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी वो एक खास टाइम में कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो पेंडुलम भी एक पॉइंट से बी पर जाती है, और बी से वापस फिर ए पर आती है। तो ए से बी और बी से वापस ए पे आना, ये एक वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमेशा जो टाइम लगेगा वो फिक्स होगा। इसी वजह से इस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता रहे, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। ओके। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कंप्लीट साइकिल। अब डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ये इसकी मेन पोजीशन है, जो सेंटर में आपको पेंडुलम दिख रहा है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो मेन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर आप डायग्राम में भी देखो, तो डायग्राम में ये इसकी मेन पोजीशन है,
और ये कोई यानी इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था। तो मीन और एक्सट्रीम तक बहुत सारी पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं, और किसी भी पोजीशन से मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स से शो करते हैं, और क्योंकि ये लेंथ है इसका यूनिट मीटर होता है। लेकिन आप इन तमाम डिस्टेंस में देखें, एक खास डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो कि मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मेन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है फिर वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दोनों की नोटेशन में थोड़ा सा फर्क है कि डिस्टेंस को, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से शो करते हैं, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर रिपीट करते, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक के दरमियान में कई पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर वो बॉडी स्टे कर सकती है और रुक सकती है। जैसे यहाँ ए से मैंने इसको रिलीज किया तो ए के बाद यहाँ पर भी नजर आ सकता है आपको, यहाँ पे भी नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, फिर यहाँ नजर आएगा, फिर यहाँ नजर आएगा, फिर यहाँ नजर आएगा। जितनी भी पोजीशन है ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पोजीशन से मेन पोजीशन तक का डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये खास डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी तमाम डिस्प्लेसमेंट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे जो कि मीन पोजीशन यहाँ से लेकर या तो सिर्फ बी तक का होगा या यहाँ से लेकर ए तक का होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा। ठीक है? ठीक है सर। आवाज लेकिन बहुत ज्यादा सर कट रही है आपकी। यार यहाँ मेरी तरफ से तो सब सही है, सिग्नल भी ठीक है। सर सारों के साथ ऐसे ही हो रहा है। मुझे तो सही आवाज आ रही है। चलो देखते हैं, क्या पता कोई नेट का मसला हो, या आजकल वैसे कोई इस टाइम क्योंकि इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है दूसरों से भी कभी कभी मसला हो ही जाता है। ना समझ में आवाज कटे तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, उसके बाद टाइम पीरियड। अब ये तो हमें पता है कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं और बी से वापस ए पे आते हैं तो ये कहलाएगा एक वाइब्रेशन। और एक वाइब्रेशन कवर करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड या पीरियड। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं पीरियड, और जो मुझ जैसे जाहिल होते हैं वो बोलते हैं टाइम पीरियड। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी को आपने ए से रिलीज किया और वो मूव करके दोबारा वापस ए पर आ गई तो इस ड्यूरेशन में या इस जर्नी में इसका जो टाइम कंसीव होगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और इसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं। ठीक है? फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में आपने कितनी वाइब्रेशंस ली। फॉर एग्जांपल अगर पेंडुलम को मैं ए से रिलीज करता हूँ, ये बी पर जाता है और वापस ए पर आता है, तो इसमें इसको लगे 2 सेकंड, तो वो इसका टाइम पीरियड है। मैंने कोई और पेंडुलम बनाया और मैंने ए से रिलीज किया, वो बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, मैंने काउंट करना शुरू कर दिया। तो ये ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, ये कहलाएगा एक वाइब्रेशन। फिर बी पर गया, फिर वापस ए पे आया, ये कहलाएगा 2 वाइब्रेशन। फिर बी पर गया, फिर वापस ए पे आया, कहलाएगा 3 वाइब्रेशन। इस तरह मैंने 10 वाइब्रेशन काउंट करी। तो 10 वाइब्रेशन में अगर इसको 20 सेकंड लगे, 10 वाइब्रेशन में अगर इसको 20 सेकंड लगे, तो एक वाइब्रेशन में कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। 2 सेकंड। 2 सेकंड। क्या हुआ इसका टाइम पीरियड? हेलो? 2 सेकंड हुआ। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ तो मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड में ये 10 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। मुझे बताओ 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, फिर क्या बताओगे आप? सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। मैंने आपसे सवाल किया कि अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि 20 सेकंड में 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो आप लोगों ने बोला सर इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। मैंने बोला ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी
20 सेकंड में 10 वाइब्रेशन करती है पहले की तरह, तो अब मुझे आप ये बताओ कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है? 0.5 सर। 5, यस 0.5। इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम की रिस्पेक्ट से देखते हो तो वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर आप टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन की रिस्पेक्ट से देखते हो तो वो पीरियड है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यानी अगर आप दोनों की डेफिनेशन देखो तो इट इज टाइम पीरियड को अगर हम देखते हैं तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करते हैं तो इट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक खास रिलेशन है कि एफ और टी यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है। ऊपर जो स्मॉल एन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और ये जो नीचे जो स्मॉल टी आपको दिख रहा है ये टोटल टाइम। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना कि 10 वाइब्रेशन और 20 सेकंड, तो बेसिकली वो जो 10 वाइब्रेशंस थी वो स्मॉल एन की वैल्यू थी और 20 सेकंड जो है वो स्मॉल टी की वैल्यू थी। तो आप 10 और 20 को डिवाइड करा के देख लें, आपका आंसर 0.5 आएगा। समझ गई बात? तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी के हम दो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, या तो स्मॉल एफ या फिर ये न्यू का सिंबल है। अक्सर लोग इसको म्यू पढ़ते हैं, NEW। ये म्यू नहीं है, ये न्यू है, NU, न्यू, ठीक है। ओके, अब जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? किसी को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होती है मीन पोजीशन की तरफ। जिसमें एक्सेलरेशन It's always Directed. directed to the main position. यस, और और सर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। हाँ, ये होगा। कुछ कंडीशंस भी हैं, यानी सिर्फ ये डेफिनेशन दे देना कि पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ तक तो सबको ही तकरीबन सारी बातें पता होती हैं। इनर्शिया होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन है। ये कंडीशन आपको जब तक नहीं समझ में आएंगी, पता नहीं होंगी, आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो एक डेफिनेशन तो इस एक्सप्रेशन से भी याद हो जाती है, दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। और नेगेटिव साइन जो है वो ये नहीं बता रहा कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। या फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो आप समझ लें कि ये एक स्प्रिंग है जिससे हमने एक बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है जिसका मास है m, और इसे हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, और इस सिस्टम को हम कह रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। अब होता ये है कि अगर केस ए है, ये वाला केस सेंटर में जो है, तो इस वक्त जो बॉडी है वो मीन पोजीशन पर है। यहाँ पर मीन पोजीशन का मतलब है कि ये स्टेशनरी है, इस पर अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर मैं इसको ए की तरफ स्ट्रेच करता हूँ, यानी मैं इसको अगर राइट साइड पर स्ट्रेच करता हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो स्प्रिंग जो है वो खींचेगा, एक्सपेंड होगा। जब स्प्रिंग खींच रहा होगा या एक्सपेंड हो रहा होगा तो स्प्रिंग भी इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स कहलाती है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जो किसी बॉडी को उसकी इनिशियल स्टेट पर लाने के काबिल बने। यानी वो फोर्स जो किसी बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन पर वापस लाने की जिम्मेदार है, उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी एक्सटर्नल फोर्स को हटाता हूँ तो स्प्रिंग खुद अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेकिन शर्त ये है कि ये काम आप उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए करें। अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर तो वो स्प्रिंग जो है वो एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप शिकायत करते रहेंगे कि सर ने तो झूठ बोला। ओके, तो अगर यहाँ से लेकर पॉइंट ए से जब मैं इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ तो ये बॉडी ओ से उठकर ए पे आ जाती है, और स्प्रिंग में एक फोर्स अपेयर होती है जिसको आप कह रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो स्प्रिंग जो है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन से उठकर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगी। लेकिन ये मीन पोजीशन पर रुकेगी नहीं, कि मोशन में है और इनर्शिया मौजूद है, तो इस बॉडी का इनर्शिया इसको यहाँ रुकने नहीं देगा, बिल्कुल पेंडुलम की तरह, और ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा। अब जब ये इसको आगे पुश करता है
तो आपकी जो बॉडी है ये मीन पोजीशन से अब लेफ्ट साइड पर जा रही है। जब मीन से लेफ्ट साइड पर जाएगी तो लेफ्ट साइड पर जाते हुए यहाँ पर ये स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा तो दोबारा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अपेयर होगी, लेकिन अब वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को दूर फेंकेगी अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हमेशा उस डायरेक्शन में अपेयर हो रही है जो कि बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। यानी जब ये बॉडी इस तरफ थी तब भी इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन थी। अब जब ये फोर्स बॉडी यहाँ पर है तब भी ये फोर्स इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ये इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ भेज रही है। और ये हमें पता है कि जब भी हमारे पास किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हम एक हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी मैंने बॉडी को जितना ज्यादा स्ट्रेच किया होगा, ये उतनी ज्यादा फोर्स होगी। अगर मैं कम स्ट्रेच करता तो कम फोर्स लगती, मैंने ज्यादा स्ट्रेच किया है इस वजह से ज्यादा फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी करता है तो यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं के, कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, अब मुझे फॉर एग्जांपल ये चेक करना है कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या नहीं करता। उसकी सिंपल सी कंडीशन है कि अगर ये बॉडी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो इसको इस रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी इस बॉडी की एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इस बॉडी की एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन आना चाहिए ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखते हैं क्या होता है। तो ये तो मुझे पता है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो के एक्स के बराबर है, लेकिन ये भी हमें पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो एक्शन और रिएक्शन वाला काम है कि जितनी ज्यादा फोर्स मैंने लगाई होगी स्प्रिंग में उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस किया होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। तो अगर एक्शन अप्लाइड फोर्स है तो रिएक्शन रीस्टोरिंग फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगी माइनस के एक्स, ठीक है ना, यानी नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की जगह एफ आ गया, अप्लाइड फोर्स की जगह के एक्स आ गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि बॉडी को मूव करवा रही है, जब मैंने इसको यहाँ पर होल्ड किया हुआ था इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगी और इसने इसकी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब इस फोर्स की जगह मुझे एम ए लिखना चाहिए बिकॉज दिस फोर्स इज एक्सेलरेटिंग द बॉडी। तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के। अब मुझे इक्वेशन में ए भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, उनके दरमियान अगर मुझे कोई रिलेशन बनाना है तो मुझे सिर्फ ए को अलग करना पड़ेगा। तो एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि के भी एक कांस्टेंट है, एम भी एक कांस्टेंट है। तो मैंने दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया और मैं इन दोनों की जगह एक कांस्टेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि के अपॉन एम एक कांस्टेंट है। तो ए बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट एक्स, या फिर ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस। इसका मतलब जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी होती है। इसका मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंडीशन वाली बात फिर भी रह गई, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ तो पहली कंडीशन तो सिंपल वही है जो इक्वेशन की जो डेफिनेशन में था कि द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली द एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दोनों बातें पहले कर चुके हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स होनी जरूरी है और इनर्शिया भी होना जरूरी है। रीस्टोरिंग फोर्स का होना भी जरूरी है और इनर्शिया का भी। ओके, तो मेरा ख्याल है हमारा नेट सही नहीं चल रहा, देखना पड़ेगा। चलेंगे आगे चलें, इसमें किसी ने कुछ पूछना है, सवाल है किसी का? सर फ्रिक्शनल लेस नहीं होती? नहीं, वो तो हमने कंडीशन, वो कंडीशन में नहीं है, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन नहीं है, वो इसकी है स्प्रिंग मास सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो। स्प्रिंग मास सिस्टम में हम सरफेस को फ्रिक्शनलेस कंसीडर करते सही। हैं। और वो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको हाईलाइट कर देंगे कि एनर्जी कंजर्व रखने के लिए, यानी इस तरह की काइनेटिक जो है सिर्फ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो और पोटेंशियल सिर्फ में कन्वर्ट हो, इसके लिए आपको फ्रिक्शन जीरो लेनी पड़ती है, वरना कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता रहता है। सही।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। अच्छा, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल? तो 2 डायमेंशनल नहीं 1 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल सॉरी 2 डायमेंशनल है सॉरी 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है, ठीक है। एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन पर आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। एक एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पर आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। तो सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल को मैंने एक ओरिजिन पे ड्रॉ किया है। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसको आपने कहा एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, इसको आपने कहा वाई एक्सिस। और जहाँ दोनों आपस में टकरा रही है ओरिजिन, और बेसिकली यही इस सर्कल का सेंटर भी है। यानी मैंने कंपास को यहाँ पे रख के ये सर्कल ड्रॉ किया है। तो हम ये देखना चाहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी बेसिकली सर्कुलर मोशन भी नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो आप ऐसा प्रूफ करके दिखाएं कि उसकी प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर, बॉडी की बात नहीं कर रहे, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मतलब क्या है? आप समझ लें कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, आपको दिख रहा है, आपकी स्पॉट जो आपको दिख रहा है, आप समझ लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जो है ना, ये इस तरह सर्कुलर मोशन में, यानी इस सर्कल पर ये सर्कमफेरेंस पे ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। और हर हर पॉइंट पर जहाँ रोटेट कर रहा है, मैं इस पर से इसका शेडो या इसके प्रोजेक्शन को मैं देख रहा हूँ अलोंग द डायमीटर। यानी ये पार्टिकल है, ये हमारे पास पार्टिकल है, और अलोंग द डायमीटर अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन देखता हूँ तो वो इस तरह से आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर होता तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ होती, अगर ये यहाँ पर होता तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ होती, और अगर ये यहाँ पर होता तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर होती। तो ये इस तरह से चल रहा। अब फॉर एग्जांपल कि ये पार्टिकल पहले यहाँ मौजूद था, जैसे ही थोड़ा सा मूव करके आगे जाता है तो प्रोजेक्शन कहीं यहाँ पे आती है, इस प्रोजेक्शन को हमने कह दिया क्यू। तब हम ये बात याद रखेंगे कि पी का मतलब है पार्टिकल और क्यू का मतलब है प्रोजेक्शन। पी का मतलब होगा पार्टिकल और क्यू का मतलब होगा प्रोजेक्शन। ओके, अब अगर मैं इस पार्टिकल की पोजीशन देखना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो आप देखें ये बिल्कुल रेडियस में मौजूद है। यानी अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से पार्टिकल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये रेडियस के बराबर होगा आर। और इसको हमने एक्स नॉट के इक्वल लिया हुआ, ये क्यों लिया मैं बताता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इसका मतलब इस वक्त जो पार्टिकल है वो एक खास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सर्कुलर मोशन आ गया, खास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जिसको आपने थीटा का नाम दिया। और प्रोजेक्शन यानी क्यू इसी मेन पोजीशन या सेंटर ऑफ द सर्कल से खास डिस्टेंस पर मौजूद है, जिसको हम एक्स कहते हैं। अब इस बात को जरा समझो गौर से, इसको ना समझ में आए साथ साथ पूछ भी ले कि अगर ये प्रोजेक्शन यहाँ से उठकर इधर बिल्कुल वाई एक्सिस पे आ जाता है, यहाँ पर पार्टिकल अगर वहाँ यहाँ से उठकर पी पॉइंट से उठकर बिल्कुल यहाँ वाई एक्सिस पर आता, तो जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से उठ के बिल्कुल ओरिजिन पे आ जाती और एक्स की वैल्यू 0 हो जाती। ये वाली बात क्लियर है? हम सर से प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें एक बार। दोबारा सुनो, हमने कहा कि जो पार्टिकल पी है जो कि इसमें यहाँ मौजूद है, अगर ये यहाँ से उठकर बिल्कुल यहाँ आ जाए, इस जगह पर अलोंग वाई एक्सिस आ जाए, और इसकी जो प्रोजेक्शन अगर आप उस वक्त देखोगे तो वो बिल्कुल ओ पे आ रही होगी, इस जगह पर इसकी प्रोजेक्शन आ रही होगी। यानी ये क्यू पी जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, और क्यू जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्स है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही है? जी राइट। ओके, और दोबारा जब ये पार्टिकल यहाँ से आगे जाना शुरू करेगा तो प्रोजेक्शन इस तरफ अपेयर हो जाएगी। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन भी यहाँ आ जाएगी। यानी पार्टिकल सर्कमफेरेंस से होता हुआ ऐसे गया है, इस तरह जैसे कर्सर मूव करता हुआ जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे गई है यूं अलोंग द डायमीटर स्ट्रेट, और इसी तरह वापस भी आ जाएगी। तो आप देखें जो पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ पर अलोंग द सर्कमफेरेंस वैसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है।
लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करें। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं तो आप देखें कि जो पार्टिकल है वो खुद सर्कुलर मोशन में है, लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो पीरियोडिक मोशन में है, वो वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है? जी सर। ओके। जी सर। अब हमें काम पार्टिकल के लिए नहीं करना, हमें काम प्रोजेक्शन के लिए करना है। यानी हमें प्रोजेक्शन के लिए प्रूव करके दिखाना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। और शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए। यानी मुझे पार्टिकल नहीं, प्रोजेक्शन यानी क्यू की एक्सेलरेशन चाहिए और क्यू का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पार्टिकल के पास कौन सी एक्सेलरेशन है। अब मुझे पता है कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक ही तरह की एक्सेलरेशन है और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। एरो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस पार्टिकल के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। लेकिन आप देखें ये कोई ना कोई खास एंगल बना रहा है, जबकि जो प्रोजेक्शन है वो तो खुद एक्स एक्सिस पर है, वो 0 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब मुझे इस एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब मैंने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिसको मैंने कह दिया ए एक्स, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस जिसको मैंने कह दिया ए वाई। ठीक है? और अगर हम थोड़ी सी सिमेट्री को या ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करें तो आप देखें यहाँ पर ये वाला एंगल जो बन रहा है थीटा, ये एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट से अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें जो पार्टिकल है पी, पार्टिकल पी, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगी AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। vp का मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और v बराबर होता है r ओमेगा के, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हमने। तो v को रिप्लेस कर दिया r ओमेगा से, दोनों पर स्क्वायरिंग होगी, हो रहेगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो r से एक r कैंसिल, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। और r क्योंकि यहाँ पर x नॉट के बराबर है या एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने r की जगह लिख दिया x नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अब जब आप इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनाते हो तो ax क्योंकि बेस कंपोनेंट है तो इस पर cos आ जाएगा। तो ax इज इक्वल्स टू ac cos थीटा। अब ac की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी x नॉट ओमेगा स्क्वायर और ay की जगह भी ac sin थीटा। तो ac की जगह भी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए तो है, लेकिन हमारे काम का सिर्फ x कंपोनेंट है क्योंकि हमें जिस प्रोजेक्शन को डिस्कस करना है वो ये वाली प्रोजेक्शन और ये सिर्फ अलोंग x एक्सिस है। तो इसका मतलब बेसिकली जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका x कंपोनेंट प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को भी देखो तो इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इस तरफ। यानी अगर ये पार्टिकल यहाँ पर होता तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होती, अगर पार्टिकल यहाँ होता तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होती, अगर पार्टिकल यहाँ होता तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होती। यानी किसी भी तरह से आप देख लें तो जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्शन की, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसी वजह से आपने नेगेटिव साइन लगाया। तो ए का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax, x कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा है। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब एक्सेलरेशन भी आ गई, नेगेटिव साइन भी आ गया, लेकिन अभी भी x नहीं आया, हमें तो x चाहिए। तो यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि इस cos थीटा को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल POQ में O से लेकर Q तक हमारे पास बेस है और O से लेकर P तक हमारे पास हाइपोटेनियस है और बेस और हाइपोटेनस मिलकर cos थीटा बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की जगह पर आ गया x और हाइपोटेनस की जगह पे आ गया x नॉट। और इसी इक्वेशन में मैंने cos थीटा की जगह पुट कर दिया x अपॉन x नॉट। तो x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब ओमेगा का मतलब है यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो इसका मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। तो हम ओमेगा स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इक्वल और कांस्टेंट जब भी हटता है यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्शन नॉट पार्टिकल। तो पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट द प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही हमारा टॉपिक का कंक्लूजन।
ठीक है, सर एक सवाल है बस, हाँ बोलो ये जल्दी जो से। सबसे पहला फॉर्मूला है AC इक्वल्स टू VP स्क्वायर अपॉन R, सर ये हाँ, कहाँ से आया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, A इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक क्या है होता है ठीक है, सर्कुलर सॉरी। फॉर्मूला, सर आपने a को -ax इक्वल क्यों लिया है? क्योंकि A को माइनस इक्वल नहीं लिया, A जो है वो शो कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन को, जो हमें मालूम करना है। A और AX का मैग्नीट्यूड बराबर है, नेगेटिव साइन यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि AX की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट से आप देख लो तो वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। जैसे यहाँ पर देखो, जो रेड एरो है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। अगर मैं इस AX को अलोंग x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ बनेगी। अगर मैं पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो AX की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ बनेगी। यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखो, AX की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। टाइम एंड हो रहा है तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, लेकिन जल्दी ज्वाइन करना है यार।